हेलो, सभी को नमस्ते। जैसे कि आप जानते ही हैं, आईएम के आर्किटेक्ट्स और वर्तक कंसल्टेंट्स हमारे ऑफिस आए थे फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देने के लिए। उस दिन प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया कमिटी और सेल्फ रिडेवलपमेंट कमिटी मेंबर्स को, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा थे, हमने बाहर भी एक प्रेजेंटर लगाया था जिससे कि और भी थोड़े लोगों ने वो प्रेजेंटेशन देखा। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं था उस दिन प्रेजेंटेशन को अटेंड करना। इसीलिए हमने सोचा कि एक वेरी छोटा एक वीडियो डालेंगे और बताएंगे कि उस दिन प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या क्या बताया। इसके बाद शायद हम वन ऑन वन मीटिंग लेंगे एवरी चॉल के साथ, जस्ट जानने के लिए कि जो भी प्रेजेंटेशन और लेआउट उनको दिख रहा है, आईएम के ने जो प्रेजेंटेशन दिया है और जो जो हमें स्टेप्स लेने हैं उसके आगे उनकी क्या राय है। बट अभी के लिए लेट्स गो थ्रू द फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आईएम के ने शेयर की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएमके ने म्हाडा से क्या बात की। उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन में बताया कि आपके सामने जो दिख रहा है उसमें आप अपने सब चॉल्स मिला के कितने कंटिन्यूअस प्लॉट्स होते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। इसके वजह से उन्होंने म्हाडा से बात की और देखा कि ये 5 प्लॉट्स में से कैसे एक अच्छा लेआउट बना सके। म्हाडा से बात करने के बाद आईएमके ने म्हाडा को पूछा कि ऐसे लेआउट हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और ये पॉसिबल है क्या। म्हाडा ने वर्बली हाँ बोला है। आईएमके ने ऐसे प्रपोज किया है कि जो अपने सिनेमैक्स के बाजू के 1-2 यूनिट्स है उनको मेन प्लॉट में मर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी के जो भी हमारे 3 प्लॉट्स हैं उन्होंने मर्ज करने के लिए म्हाडा से बात की है। ये मर्ज करने के मल्टीपल फ़ायदे हैं। जो हमारे ऊपर से जो ओवरहेड वायर जा रही है इसका नुकसान भी उससे काफ़ी हद तक कम होता है। उन्होंने 2 रोड्स को शिफ्ट करने के लिए म्हाडा की राय ली थी और म्हाडा ने बोला कि ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो जो हमारे बीच का रोड है वो प्लॉट में एमैलगेट होगा। उससे क्या होगा कि हमें एक बड़ा प्लॉट मिलेगा जिससे कि एक हाई राइज बिल्डिंग बांध सके जिसमें अच्छी पार्किंग भी हो सके। और दूसरा प्रपोज़ल उन्होंने दिया है कि जिसके वजह से हमारे और एमआईजी कॉलोनी के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बना रहे और जो एमआईजी के साइड के अपने चॉल्स है वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके। तो उन्होंने दूसरा प्रपोज़ल किया है, जो रोड अभी हमारे यहाँ से जा रहा है वो रोड 2 लोगों को एक्सेस देता है। एक है राहुल सोसाइटी को और दूसरी है जो हमारे रिहैब बिल्डिंग है पीछे, वो स्लम रिहैब की बिल्डिंग जो है वो। उन्होंने म्हाडा को पूछा कि क्योंकि एमआईजी कॉलोनी भी रीडेवलपमेंट में जा रही है, हम चाहेंगे कि ये जो रोड है वो हमारे और सिद्धार्थ नगर और एमआईजी के बीच से पास हो। म्हाडा ने इसको भी वर्बली ओके दिया है। जब ये फाइनल जाएंगे तो वो लाइन के नीचे जो भी वाटर पाइपलाइन है या गैस पाइपलाइन है वो शिफ्टिंग का डिस्कशन होगा, बट वर्बली उन्होंने बोला है कि ये लेआउट पॉसिबल है। तो फाइनली लेआउट जो आईएमके ने प्रपोज किया है म्हाडा को डिस्कशन में, वो ऐसा है कि 2 अलग अलग प्लॉट एरियाज़ है छोटे छोटे सिनेमैक्स के साइड में, और बाकी हमारा एक सिंगल प्लॉट लेआउट हो रहा है 2 रोड्स के वजह से। एक रोड जो हम प्लॉट एरिया के अंदर ले रहे हैं और एक रोड है जो हम हमारे और एमआईजी के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी बिल्डिंग का प्लान आगे होगा वो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट से होगा। मैं सीधा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आईएमके ने शेयर किया उस पर आता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सर्वे किया था और वो सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से फिजिबिलिटी है। यहाँ पे भी 2 नंबर्स है उस, और वो डिफरेंस अराउंड 333 स्क्वायर मीटर का है। तो क्योंकि अभी तक हमें म्हाडा से ऑफिशियल नहीं मिला है कि आपको 333 हमने उनके एनक्रोच किया है या हमारा एरिया प्रॉपर है, इसके ऊपर उन्होंने 2 फिजिबिलिटी के नंबर्स दिए हैं। एक कंसिडरिंग द एग्जैक्ट सर्वे एरिया एंड 1 कंसिडरिंग जो भी अपना और एमआईजी के बीच में जो भी बाउंड्री है उसके हिसाब से। तो अगर आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 138, 137 प्लस 1। कारपेट एरिया पकड़ा है 1700। इसके ऊपर बहुत लोग बोलेंगे कि 1933 या 1965 का कारपेट एरिया हम कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं, लेकिन 1933 का कारपेट एरिया जानने के पहले थोड़े और भी नंबर्स हैं, हम उस पर आएंगे और फिर बैलेंस कैसे करेंगे। नंबर ऑफ कार पार्किंग 228, नंबर रेंट पर मेंबर 45,000,
शिफ्टिंग चार्जेस पर मेंबर 50,000, ब्रोकरेज पर मेंबर 90,000, स्टैम्प ड्यूटी पर मेंबर 1,000 और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर मेंबर 30,000। सो इस ये दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप देखोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है कारपेट एरिया में, इट इज़ 1700। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा सेल्फ रीडेवलपमेंट में प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि अगर हमारे और MIG के बीच में 333 स्क्वायर मीटर का प्रॉब्लम भी होता है तो भी हमें जो कारपेट एरिया मिलेगा, IMK ने ट्राई किया है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो जाए। बाद में आते हैं सेल यूनिट्स। सेल यूनिट्स ये है जो हम बेचकर हमारा पूरा सेल्फ रीडेवलपमेंट का फंडिंग करेंगे। नंबर ऑफ़ सेल यूनिट्स, अगर प्लॉट एरिया ज़्यादा मिलता है बाउंड्री के वजह से तो 328, यहाँ पे 285। कारपेट एरिया 120 और अप्रॉक्सीमेटली उन लोग सोच रहे हैं कि 1200 या 1300 के सेलेबल यूनिट्स उन्होंने कन्फिग्रेशन के लिए पकड़े हैं, लेकिन एक्चुअल सेलेबल यूनिट्स जो भी मार्केट रिसर्च सर्वे है उसके ऊपर होगा। और नंबर ऑफ़ कार पार्किंग 540 टू 470। तो ये पेज ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो IMK ने शेयर किया है इसमें उन्होंने 1700 स्क्वायर फीट पकड़ा है। बहुत लोगों ने मैसेजेस किए थे कि 1700 क्यों है, ये 1965 क्यों है। उसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। वो हो गया कारपेट एरिया। अभी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें जो प्रॉफिट मिलेगा ये प्रॉफिट इसके लिए मिलेगा क्योंकि IMK जो है वो आर्किटेक्ट्स है, उन लोग फिक्स्ड कॉस्ट पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि कल जाके अगर हमारे सेलेबल यूनिट 30,000 स्क्वायर फीट जो उन्होंने रेट पकड़ा है उससे बढ़कर 35,000 स्क्वायर फीट पकड़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। हमने देखा था कि उन्होंने 1700 स्क्वायर फीट पकड़ा है। इसका रीज़न ये भी है, हम 1900 या 1965 पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट फिगर देखिए, दोनों भी केस में 1700 स्क्वायर फीट पकड़ा है। अगर हम माडा को प्रूव करते हैं कि हमारे और MIG के बीच में एरिया करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का फिगर करेक्ट होता है। अगर हम प्रूव नहीं कर पाए कि म्हाडा में कि MIG का इंक्रोचमेंट हमने नहीं किया है तो हमारा 333 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा। दोनों केस में प्रॉफिट आप देखिए, अगर हमने फुल सर्वे एरिया के हिसाब से किया जो हम फुल ट्राई करेंगे, हमारा प्रॉफिट है 212 करोड़ और ये फिगर एक्चुअल फिगर है। इसके ऊपर उन्होंने कंटिंजेंसी कॉस्ट पकड़ा हुआ है। तो अगर आप 212 करोड़ को 137 से डिवाइड करेंगे तो ये एट द एंड ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट हर एक को अपने अकाउंट में मिलेगा। अगर प्लॉट एरिया थोड़ा कम होता है 333 स्क्वायर मीटर से तो प्रॉफिट होता है 140.2 करोड़ विच इज़ ऑल्सो मोर देन 1 करोड़ पर मेंबर। तो ये जो बैलेंस है 1700 स्क्वायर फीट प्लस अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1 करोड़, वो बैलेंस 1900 स्क्वायर फीट और 60 लाख या 50 लाख का कॉर्पस फंड भी हो सकता है। IMK ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते समय 1700 स्क्वायर फीट और प्रॉफिट 212 करोड़ अगर हमें पूरा सर्वे एरिया मिलता है तो, और 140 करोड़ अगर हमारा 333 स्क्वायर मीटर कम होता है तो ये बेसिस पे हमें कैलकुलेट किया है। दोनों ही केस में फाइनल फिगर अगर आपको घर पे बताना है तो इट इज़ 1700 स्क्वायर फीट विथ फाइनल अमाउंट मोर देन 1 CR और ये एक्चुअल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिर IMK को हमने बोला था कि फाइनल जो कन्फिग्रेशन है, हमने लोगों से कन्फिग्रेशन सर्वे लिया था कि 1700 स्क्वायर फीट भी अगर मिलता है तो भी हम 1700 स्क्वायर फीट में 90% लोगों ने बोला था कि उनको 1700 स्क्वायर फीट का कंटिन्यूअस प्लॉट चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर हमने IMK को बोला था कि उनकी जो भी एक्सपर्टीज़ है आर्किटेक्ट, क्योंकि वो आर्किटेक्ट फर्म है, उनको बोला था कि आप 2 या 3 कन्फिग्रेशन हमें दीजिए जो 1700 स्क्वायर फीट। तो ये भी उन्होंने हमारे सोसाइटी में प्रेजेंटेशन में दिया था। ये कन्फिग्रेशन है जहाँ पे उन्होंने 1700 को स्प्लिट किया है 900 स्क्वायर फीट एंड 800 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आप देखते हो कि ये दोनों फ्लैट्स के हॉल जो कंबाइन है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे 1700 स्क्वायर फीट का एक बड़ा फ्लैट चाहिए, मेरी बिग फैमिली है, मुझे एक ही फ्लैट चाहिए, तो ये 1700 स्क्वायर फीट का एक सिंगल फ्लैट हो जाएगा। बट टिपिकल कन्फिग्रेशन में ये 900 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है और 800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। और इन्होंने अपने जो भी एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से इन्होंने हॉल, डाइनिंग, किचन वो सब किया है। एक कन्फिग्रेशन है, इन्होंने सोचा कि अगर एग्जैक्टली फ्लैट को 2 पीस में डिवाइड करना है 2 भाइयों के बीच में, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 850, तो उन्होंने उसका भी प्लान दिया है कि टिपिकली 850 के 2 फ्लैट्स कैसे बैठते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिविंग रूम है, उसके बीच में एक कॉमन कॉरिडोर है। एंड देन आप देख सकते हो कि आपकी जो बेडरूम्स है वो ऑल द वे फ्रॉम बैक टू फॉरवर्ड है। जहाँ पे आप वो देख सकते हो कि मास्टर बेडरूम 1 और बेडरूम 2, तो ये दूसरा प्लान उन्होंने सजेस्ट किया है। इसमें से कौन सा प्लान चाहिए ये एजीएम डिसाइड करेगी। कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने शेयर किया है ये टिपिकली उन लोगों के फीडबैक के ऊपर है कि मेरे लिए 1000 स्क्वायर फीट का घर इनफ है, लेकिन मुझे एक 700 स्क्वायर फीट का घर भी चाहिए जो मैं सेल करूं और जो मैं भाड़े पे दे सकूं। तो ये टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे उन्होंने 1700 स्क्वायर फीट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट और 700 स्क्वायर फीट में डिवाइड किया है। 1000 स्क्वायर फीट ओरिजिनल टेनेंट्स के लिए, 700 स्क्वायर फीट सेलेबल के लिए। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर घर पे एकदम ही छोटी फैमिली है और 700 स्क्वायर फीट में रह सकते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट रेंट पे या सेल ऑफ भी कर सकते हैं। और 1000 स्क्वायर फीट का रेट आज के ज़माने में कितना है ये आपको भी पता है। बट नॉट द लीस्ट 1200 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट का इन्होंने स्प्लिट दिखाया है। वन ऑफ द रीज़न वाई जनरली उन लोग ने बोला कि जब भी हम एक्चुअल वर्कशॉप के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, उन्होंने बोला था कि जनरली काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुझे 1200 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए तो मुझे कंपलसरी वो 500 स्क्वायर फीट मेरे बाजू में ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे वो सेल ऑफ करना है या मुझे वो लीज पे देना है। तो काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि आप मेरी मेन बिल्डिंग में 1200 स्क्वायर फीट का घर दीजिए और जो सेलेबल की बिल्डिंग है उसमें मुझे 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा तो भी चल जाएगा। तो ये भी उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 1200 प्लस 500 का भी एक लेआउट उन्होंने शेयर किया है। आते हैं हम बिल्डिंग प्लेसमेंट के ऊपर। काफ़ी लोगों ने बोला कि ये सब ठीक है आपका 1200 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट, लेकिन बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे होगी। तो एज़ पर द न्यू म्हाडा लेआउट उन्होंने यहाँ पे थोड़े बिल्डिंग के प्रपोजल्स दिए। फाइनल ये अगेन प्रपोजल्स है, एजीएम डिसाइड करेगी कि फाइनल बिल्डिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिनेमैक्स के बाजू में यूनिट 1 यूनिट 2 करके 2 सेपरेट यूनिट्स है, वो हमारे यूनिट के बीच में मर्ज नहीं होती। बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन सेंटर प्लॉट है उसमें उन्होंने मल्टीपल डिज़ाइंस के ऑप्शन दिए हैं। एक है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग थोड़ी आगे है और एक बिल्डिंग थोड़ी पीछे है, और दोनों बिल्डिंग्स के एक साइड में उन्होंने ग्रीन एरिया छोड़ा है, ये एक प्रपोजल है। और एक बिल्डिंग है जो उन्होंने अपने रोड को पैरेलल, जो विवेकानंद नगर को रोड जाता है उधर उन्होंने वो बिल्डिंग प्लेसमेंट की है। अभी उनको ये सब करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ओवरहेड वायर है। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम ओवरहेड वायर शिफ्ट कर सकते हैं क्या। टेक्निकली स्पीकिंग वो ओवरहेड वायर शिफ्ट हो सकती है कि, लेकिन उसको शिफ्टिंग करने के लिए जो डिले होगा हमारी सोसाइटी के पास, अभी वो रास्ते में जाने के लिए बहुत ही डिले हो सकता है। तो उनका ऐसा मानना था कि रोड शिफ्टिंग म्हाडा करती है तो वो इजीली हो जाएगा। पावर लाइन शिफ्टिंग सिर्फ म्हाडा के हाथ में नहीं है, वो पावर लाइन किसके हाथ में है, वो पावर लाइन किसको जाते हैं उनकी परमिशन भी लगते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और वो पावर लाइन के वजह से इन्होंने ऐसे बिल्डिंग सेटअप किए जहाँ पे सेंटर बिल्डिंग उन्होंने ग्रीन पैच में रखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप उनका लेआउट देखेंगे तो जो भी ओरिजिनल टेनेंट्स है वो सब उन्होंने बीच में प्लेस करने के लिए ट्राई किया। ये हमने उस दिन प्रेजेंटेशन के टाइम कमिटी ऑफिस में भी हमने ऑन रिकॉर्ड उनसे एक्सेप्ट करवा लिया कि जो भी ओरिजिनल टेनेंट्स है वो सेंटर में आएंगे। अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, काफ़ी हमारे जो मेंबर्स है जो जिनका खुद का दुकान है या ज्वेलरी की शॉप है, हमने उनको भी बोला कि मैडम कमर्शियल का क्या स्कोप है। उन्होंने बोला आपको कमर्शियल का स्कोप तो है, 2 या 3 उन्होंने कमर्शियल के ऑप्शंस बताए। अगेन ये फाइनल नहीं है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उन्होंने कमर्शियल के नंबर्स ऐड नहीं किए हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए बोला अगर कमर्शियल की परमिशन मिलती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल के रेट्स काफ़ी चल रहे हैं। तो उन्होंने 2 या 3 ऑप्शंस दिए हैं कमर्शियल के लिए। जैसे एक तो फ्रंट फेसिंग में आप कमर्शियल कर सकते हो, या सिनेमैक्स के साइड में भी आप कमर्शियल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत आगे की प्रोसीड है। एक बार हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद कमर्शियल वर्सेस रेसिडेंशियल का स्प्लिट होगा। बट टिपिकली उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ही बिल्डिंग में कमर्शियल और आप रेसिडेंशियल स्प्लिट मत कीजिए, अगर हो सकता है तो आप कमर्शियल और ये सेपरेट कीजिए। बाद इसका स्टेप उस दिन जब वो ऑफिस में आए थे, काफ़ी लोगों ने उनको बताया कि जो जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे
साइड में राहुल सोसाइटी से काफ़ी लोगों को पानी आ रहा है और हमने तो जाके देखा भी है। जब भी वॉल का इशू था तभी हम जाके उधर खड़े हो रहे थे और देख रहे थे कि वॉल का इशू क्या है। तो आईएमके को भी बहुत लोगों ने बोला कि आप जल्दी जल्दी कीजिए, यहाँ पे रहना डिफ़िकल्ट हो रहा है। आईएमके की तरफ से ये प्रेजेंटेशन आने के बाद 2 स्टेप्स है, वेरी क्लियर स्टेप्स है। एक है कि अभी आईएमके का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी जो फ़ीस है, दे आर वर्किंग ऑन अ फ़ीस। उन लोग इसमें फ़ीस के ऊपर काम करेंगे। आईएमके ने बोला है कि सबसे पहला स्टेप है कि हमने आपको हमारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट दिए, तो आप एक लॉयर कीजिए और सबको एक बार लॉयर को बताइए कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आईएमके के, और ये नॉर्मल है। उन्होंने लिस्ट भी दी है कि उन लोग कौन से सोसाइटी में ऑलरेडी सेल्फ डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो आप ये लॉयर के थ्रू, कंसल्टेंट लॉयर के थ्रू एक बार गो थ्रू कीजिए, आपके लोगों को बता दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एंड देन दे विल बी प्रोसीडिंग विथ व्हाट दे कॉल्ड एज अ वर्कशॉप। तो आप जो सामने दिख रहे हैं वो वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप का मीनिंग इसके लिए है कि कल जाके कंप्लेंट नहीं चाहिए कि लोगों से इनपुट्स नहीं लिया गया था। अभी ये वर्कशॉप के क्या फ़ायदे हैं, काफ़ी लोगों ने बताया था कि सेल्फ रीडेवलपमेंट होने के बाद कंट्रोल नहीं रहता कि हमारे सोसाइटी में क्या टाइप ऑफ रेसिडेंट्स हमें चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये वर्कशॉप के माध्यम से उन लोग ऑन कैमरा, ऑन वीडियो पूछेंगे। अभी मैं 1 या 2 एग्जांपल देता हूँ आपको, ये वर्कशॉप में क्या एग्जांपल रहते हैं। काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस आया है कि बड़े बड़े सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल होता है, बेचने के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाद में उसका मेंटेनेंस भारी पड़ता है और स्विमिंग पूल को यूज़ भी नहीं करता। तो वो स्विमिंग पूल से ज़्यादा अगर मुझे छोटा 80 या 100 पीपल का हॉल मिल जाए तो ये सजेशन उन लोग लेते हैं। सेकेंड, काफ़ी लोग ये सजेशन भी देता है, आप एक काम कीजिए, अगर सेंटर में आप एक मंदिर रखेंगे तो वातावरण बहुत प्रसन्न रहेगा, सोसाइटी का झगड़े नहीं होंगे आपस में। तो वो भी एक रहता है कि आप हमारे सोसाइटी के बीच में गणपति का मंदिर डाल सकते हैं। तो ये सजेशन लेने के लिए वर्कशॉप है, लेकिन वर्कशॉप की पहली सीढ़ी है, हमें लॉयर के थ्रू उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो गो थ्रू करने हैं और लोगों को एक्सप्लेन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो डे टू डे सोसाइटी में नहीं आ सकते या उस दिन प्रेजेंटेशन को नहीं आ सके। तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि आईएमके अभी तक इस पर कितना आगे बढ़ा है। उनके जो कंसल्टेंट्स है, वर्तक कंसल्टेंट, उन्होंने म्हाडा से क्या बात की है। अभी इसमें 2 मुद्दे जो हमारे एनुअल मीटिंग एजीएम में भी उठे थे। एक है कि हमारे लीज अग्रीमेंट का क्या होगा। तो उस दिन हमारे यहाँ पे वर्तक कंसल्टेंट्स आए थे और उन्होंने 1-2 चीज़ें बताई है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग और विस्तार में आपको जानकारी देंगे कि लीज अग्रीमेंट का कोई रिस्क है क्या हमारे सेल्फ रीडेवलपमेंट में, उसके ऊपर इनपुट्स है। और सेकंड में यही कहूँगा कि ये सब तो होता रहेगा, हम लोग एक चॉल बाय चॉल मीटिंग भी लेंगे। आप एक काम कीजिए, ये एक बार वीडियो देखिए और वो मीटिंग में आपके जो भी डाउट्स है, हम 51% मैंडेट के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर हम 51% मैंडेट के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम 100% मैंडेट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हम एक चॉल बाय चॉल सेशन लेंगे। आपका जो भी है ये फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस में है फ्रॉम एन आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव। तो मैं यही कहूँगा कि ये देखिए एक बार और जो भी आपका फाइनल पॉइंट्स है वो आके बताइए। और लॉयर के बारे में आपको अगर कोई अच्छा लॉयर पता है जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस में हेल्प कर सके, जिससे कि हम अग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे बढ़ सके, तो वो भी हमें आप या कमिटी या रीडेवलपमेंट कमिटी को बता सकता हूँ। ये वीडियो शॉर्ट रखना था, इसके लिए थैंक यू वेरी मच और हम 1-on-1 सेशंस में मिलेंगे। थैंक यू।